नमस्कार। बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक अंग तंत्र बनाता है। जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, बहुत सारे चीज़ों को मिला करके क्या बनता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। उसी तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग जैसे मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, आंतरस, ये बहुत सारे ग्रंथि और नली को मिला करके क्या बनता है, ये पाचन तंत्र बनता है। अब पाचन हम लोग क्यों करते हैं? पाचन इसलिए होता है क्योंकि पाचन से हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में बृहद अणु रहता है। बृहद अणु को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल अणुओं को मतलब बृहद अणु, जो बड़े बड़े अणु हैं उसको तोड़ करके सरल अणु मतलब छोटे छोटे अणु में परिवर्तित कर देना ही पाचन कहलाता है। और पाचन कई क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है हमारे इस तंत्र में। पाचन तंत्र में हम लोग दो भाग देखेंगे। एक तो है क्या, आहार नाल, दूसरा क्या है, ग्रंथि। तो आहार नाल की लंबाई 32 फीट की होती है। ये 32 फीट होता है या लगभग 9 मीटर के करीब होता है। ठीक है। अब इसमें जो पाचन है, पाचन केवल किसका होता है, पानी का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पानी क्या होगा, तरल, ये डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है। और खनिज, विटामिन का भी पाचन नहीं होता है। ये इतने छोटे होते हैं ना कि ये अवशोषित, डायरेक्ट ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य रूप से इसको तोड़ा जाता है, मुख्य रूप से सरल किया जाता है बृहद अणु को, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, आपको तीन चीज़ याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीनों चीज़ का क्या होता है, पाचन होता है। अब हम लोग पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या है, मुख गुहिका। तो मुख गुहिका आपको आप जानते हैं, मुख गुहिका क्या होता है, मुंह वाला, ये मुंह के अंदर क्या है, दांत है, जीभ है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। मुंह के अंदर क्या क्या है, दांत है, जीभ है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। दांत और जीभ हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं मुख गुहिका। मुख मतलब मुंह और गुहिका मतलब गुफा, यानी मुंह के अंदर जो गुफा है उसी को क्या कहेंगे, मुख गुहिका। अब इसके अंदर जीभ और दांत आता है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होता है, कितने जोड़ी लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। कौन कौन से, ये होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, और दूसरा होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होता है आपको सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अब इस लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम होता है आपको कौन सा, इस लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वो होता है एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। दूसरा जो एंजाइम निकलते हैं लाइसोजाइम, और एक और निकलता है क्या, म्यूकस। ठीक है। तो लार ग्रंथि 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है, उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि में कौन कौन से होते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अब इस लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, लाइपेज या टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूकस। ये जो एमाइलेज और टाइलिन है, ये भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देती है। कार्बोहाइड्रेट का तो पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन थोड़े हो जाता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग भोजन जो है जल्दी से क्या करते हैं, खा के इसको घोट लेते हैं। तो जितना मंड या स्टार्च का पाचन हो जाता है, मंड मतलब चोकर, तो ये जितना हो जाता है उसको ठीक है, और जितना नहीं होता है वो आगे जाके पाचन होगा।
तो एमाइलेज और टाइलिन किसका पाचन करता है? मंड, भोजन में उपस्थित मंड और स्टार्च को किस में बदल देता है? ये शर्करा में बदल देता है। ठीक है। दूसरा जो लाइसोजाइम है ये जीवाणु मारने का काम करता है। हम जो खाते हैं वो क्या, उसमें बहुत सारे कीटाणु भी कभी कभी चल जाता है। जैसे हम कहीं पे गए और फिर हमको जो है फल ऐसे ही खा लिया, अब उसमें क्या है कीटाणु वगैरह रहता है, या बिना हाथ धोए कभी कभी खा लेते हैं ऐसे ही, तो क्या होता है बहुत सारे कीटाणु होता है, तो मुंह में लार ग्रंथि में से लाइसोजाइम निकलता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मार देता है, जीवाणु को मार देता है। अब जो जीवाणु ढिठगर है, जो नहीं मरता है, वो आगे जाके अमाशय में मरेगा। तो ये छोटे छोटे जीवाणु को लाइसोजाइम क्या करता है? मार देता है। तो ये जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है? भोजन के मंड को किस में परिवर्तित कर देता है? ये मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और जो लाइसोजाइम है ये क्या है? जीवाणुनाशी है, जीवाणुनाशी। ये जीवाणु को क्या करता है? नाश। और म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। ठीक है। ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। आगे ये लार ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि से आगे जाएंगे तो क्या होगा? ये आगे एक पर्दा टाइप का रहता है जो कि जिसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। ये इपीग्लोटिस क्यों होता है? ये इपीग्लोटिस इसलिए क्योंकि जब हम लोग भोजन करते रहते हैं उस समय सांस वाले जो नली है उसको क्या करता है? बंद कर देता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो भोजन वाले नली को बंद कर देता है। ये एक पर्दा टाइप से है कि अगर भोजन आया तो क्या होगा? सांस वाले को बंद कर देगा, सांस आया तो क्या होगा? भोजन वाले को बंद कर देगा। इसलिए आप एक ही साथ खाते, जब खाना हम लोग घोंटते हैं या निगलते हैं तो क्या होगा? उस समय आप सांस नहीं ले सकते हैं, या जब सांस लेते रहते हैं तब भोजन नहीं कर सकते हैं। यानी भोजन को आप चबा के, इसको पीस पास के और लारून मिला उला के जब घोंटने लगेंगे ना, तब वहाँ पर्दा क्या होता है? खुल जाता है, और सांस वाला क्या होता है? बंद हो जाता है। इस पर्दा को क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस कहते हैं। इपीग्लोटिस यहाँ से ये हो गया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से आगे आएंगे तो क्या होगा? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस से आगे आएंगे, ये क्या है? ग्रास नली। ये ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर कोई पूछता है कि भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है क्या, तो नहीं, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में जो भोजन आता है वो कर्मा कुंचन विधि द्वारा आता है। ये नहीं कि आपको दिख रहा है कि सीधा सा पाइप है, तो भोजन का कौर अगर लेंगे और इसको अगर मान लो सीधा सा पाइप है तो क्या होगा? धवाक से पेट में गिरेगा, धप 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 गिरते रहेगा। ऐसा नहीं होता है। भोजन का जो कौर है वो क्या होता है? कर्मा कुंचन विधि द्वारा गति करता है। कर्मा कुंचन विधि द्वारा, मान लो ये पाइप है तो क्या होगा? भोजन का कौर जब यहाँ पे पहुँचता है, ये पाइप में, मान लो ये पाइप है, अब ये भोजन का कौर जब यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होगा? यहाँ पे शीतलन हो जाएगा। शीतलन मतलब फैल जाएगा। और बाकी जगह पर क्या रहेगा? बाकी जगह पर सकुचन रहेगा। ये बाकी जगह सकुचन, यहाँ पे क्या हो गया? फैल गया। जैसे सांप जब भोजन को निगलता है तब आप देखते होंगे कि क्या होगा? जहाँ पे भोजन रहता है वहाँ पे घोंटते रहता है, जबरदस्ती घोंटते रहता है, तो जहाँ पर ये घोंटते रहता है वहाँ पे क्या होगा? उग जाएगा। हाँ। और बाकी जगह क्या रहता है? एकदम सिंपल रहता है। और जो भोजन क्या होगा? आगे की तरफ जाते रहेगा ना, तो भोजन क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो है उगते रहेगा। बाकी जगह क्या होगा? ये सटकते रहेगा, यानी सकुचन होते रहेगा। और जहाँ पर वो भोजन जाएगा धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। हाँ। तो ये हो गया आपको क्या? शीतलन कहते हैं इसको, शीतलन। ये शीतलन। और जहाँ पर भोजन नहीं है वो क्या हो जाएगा? सकुचन। तो ये दोनों विधि मिलाकर शीतलन और सकुचन को बोलते हैं कर्मा कुंचन विधि द्वारा। कर्मा कुंचन भोजन, ग्रास नली में भोजन किस विधि द्वारा गति करता है? तो कर्मा कुंचन विधि द्वारा गति करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रास नली में भोजन किस विधि द्वारा गति करता है? कर्मा कुंचन विधि द्वारा। कर्मा कुंचन क्या होता है? शीतलन और सकुचन, ये दोनों मिला के क्या बनता है? कर्मा कुंचन। अब मान लीजिए भोजन यहाँ से निकल के और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शीतलन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकुचन हो जाएगा। यहाँ पर सकुचन यानी जिस तरह से पाइप था वैसे ही रह जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा। भोजन का कौर अगर यहाँ पर आ गया तो। हाँ। मुंह से जो भोजन आपको निकला इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? मुंह से जो भोजन निकला उसको बोलते हैं बोलस।
मुंह से जो भोजन निकला इसको क्या बोलते हैं, बोलस, क्योंकि मुंह से कौन भोजन, जो कि हम लोग चबा पीस के दांत से पीस करके जीभ से क्या किए हैं उसमें लार मिला उला के जो भी भोजन हम लोग जाते हैं, कभी कभी चिबा हुआ क्या तो अंत में क्या आता है, आँकर आ जाता है, आँकर आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग मुंह से उगल देते हैं। वो जो उगला हुआ भोजन है, भोजन का कर जो सब कुछ मिला हुआ उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और ये भोजन क्या होता है, ये कर्मा कुंचन विधि द्वारा ग्रास नली से कहाँ आता है, आमाशय में आता है। अब आमाशय में जो भोजन आता है उसको बोलते हैं, आमाशय में जो भोजन आता है उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। आमाशय में जो भोजन आता है उसको क्या बोलते हैं, काइम। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मुंह में भोजन है उसको मुंह में भोजन जो मिला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और मुंह से भोजन जब आमाशय में आएगा ग्रास नली के द्वारा तो उसको क्या कहेंगे, काइम। अब जब आमाशय में भोजन आता है तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग, आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। आप इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से आमाशय के 3 भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग, पहला भाग होता है कार्डिक, और दूसरा भाग होता है फंडिक, और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक, तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। 3 भाग होता है। तो ये कार्डियक वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या है, कार्डियक। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH 2 होता है। आप सब कहेंगे कि ये अम्ल है और इसका pH 2 होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल है, तो ये तो आमाशय को जला देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो भीतरी दीवार है, आमाशय के जो ये वाला दीवार है, इस पर म्यूकस का स्राव होते रहता है। म्यूकस, ये जो म्यूकस का स्राव होते रहता है, ये म्यूकस क्या करता है, क्षार होता है। और जब अम्ल और क्षार, आप जानते हैं जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बन जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, ये जो अम्ल स्रावित हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूकस क्षार स्रावित होकर उसको आमाशय के भित्ति को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो गया। अब भोजन क्या हो गया, खट्टा हो गया। भोजन जब खट्टा हो गया और कभी कभी आप क्या करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव क्या होगा, ज़्यादा होगा, और तब ये गैस का रूप ले लेता है। और जब हम ढकार करते हैं तो क्या होता है, एकदम जलन टाइप का महसूस होता है, जलन टाइप का महसूस। यही जो खट्टा टाइप का आपका जलन टाइप का महसूस होता है, यही क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। अब भोजन क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक, ये भोजन कार्डियक भाग से, ये जो कार्डियक वाला भाग है वहाँ से क्या आएगा, फंडिक वाले भाग में आएगा। फंडिक वाले भाग में क्या होता है, कांटेदार रचना होती है जिसको हम लोग रूजी कहते हैं। कांटेदार रचना को क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। पहले भोजन बोलस, मुंह से बोलस कहाँ पे आया, आमाशय में। आमाशय में क्या कहलाएगा, काइम। और ये काइम भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित हो गया। अब ये भोजन कहाँ आएगा, कार्डियक भाग से कहाँ आएगा, फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में क्या रहता है, रूजी। रूजी भोजन को रोक करके रखता है, आगे जब ये फंडिक वाले भाग से यहाँ पर आएगा तो इसके भित्ति में जठर ग्रंथि रहता है। पाइलोरिक वाले भाग में, ये वाला में जठर ग्रंथि रहता है। पाइलोरिक वाले भाग में क्या रहता है, जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि रहता है, इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। आमाशय के भित्ति में क्या रहता है, आमाशय के भित्ति में क्या रहता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। अब ये जठर रस क्या है, पाचक एंजाइम है। ये क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। अब ये पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो ये पाचक एंजाइम होते हैं जठर ग्रंथि से जो पाचक एंजाइम निकला, जठर रस। ये जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है, तो ये होता है आपको पेप्सिन होते हैं। दूसरा होता है रेनिन, और तीसरा होता है आपको पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है, लाइपेज। ये एंजाइम निकलते हैं जठर रस से। कौन कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन क्या करता है, जो भोजन में प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है,
पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और फिर रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन, दूध में कैसीन प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, यानी दूध से क्या बना देता है? दही बना देता है। दूध से क्या बना देता है? दही। दूध से दही बनाता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजाइम दूध से दही बना देता है, यानी दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको ये दही बना देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज आपको ये बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है कि जब भोजन मुंह से ग्रहण किए तो मुंह में क्या है? लार ग्रंथि। कौन कौन सा लार ग्रंथि है? पैरोटिड लार ग्रंथि, और कौन सा? सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और कौन सा? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। इससे कौन सा एंजाइम निकलता है? लाइपेज या टाइलिन एंजाइम निकलता है। ये क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित मंड को क्या करता है? शर्करा में बदल देता है। अब उसमें लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारता है। और म्यूकस भी होता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, जिससे भोजन नरम हो जाता है। और जब हम उसको निकलते हैं तब क्या होता है? ये अंदर ग्रास नली के द्वारा कहाँ चला जाता है? आमाशय में। मुंह से जो भोजन किए उसको क्या कहेंगे? बोलस। और जब ये आमाशय में है तो उसको क्या बोलेंगे? काइम। और जब आमाशय में 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब भोजन कार्डियक वाला भाग में हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक के संपर्क में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान लगभग 2 होता है। अब यहाँ से ये म्यूकस भी क्या होता है? म्यूकस क्या करता है? आमाशय की भित्ति को सुरक्षा देता है, क्योंकि म्यूकस से क्या निकलता है? क्षार स्रावित होता है, और यहाँ से भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। भोजन आगे बढ़ेगा, फंडिक भाग में जाएगा तो क्या होगा? रूजी कांटेदार संरचना होती है जो कि भोजन को रोक के रखता है। आगे आएगा तो क्या होगा? पाइलोरिक वाले भाग में, आमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि रहते हैं। जठर ग्रंथि से कौन से? जठर रस निकलते हैं, जो कि एक पाचक एंजाइम है। इस जठर रस में कौन सा एंजाइम होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। और पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन था उसको पेप्टोन में बदल दिया, और जो रेनिन था वो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को दही में बदल दिया, और जो लाइपेज था उसको बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया। अब भोजन यहाँ से जब आएगा तो भोजन क्या होगा? खट्टा। अब खट्टा भोजन जो है ये छोटी आंत को स्वीकार नहीं है। छोटी आंत कहता है कि नहीं भाई, हमको क्या चाहिए? हमको भोजन खट्टा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्षार छोड़ने का काम यकृत करता है। यकृत क्या करता है कि यकृत पीत रस का स्राव करता है। यकृत क्या करता है? पीत रस का स्राव करता है। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और जमा कहाँ पे होगा? पीताशय में जमा होगा। ये यकृत है। पीत रस कहाँ से स्रावित होगा? तो यकृत से, ये लीवर से। और जमा कहाँ पे होगा? पीताशय से। यहाँ से ये पीत रस छोड़ देता है। ये पीत रस क्या होता है? क्षारीय होता है। पीत रस कैसा होता है? क्षारीय। ये भोजन को क्या करेगा? क्षार बना दिया, यानी अम्ल था और क्या कर दिया? क्षार छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? भोजन उदासीन। और उदासीन भोजन ये ग्रहणी के द्वारा, ये वाला भाग ग्रहणी है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? ग्रहणी या डेंडुनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम होता है। कौन कौन सा? डेंडुनम, जेजुनम और इलियम। डेंडुनम को ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यहाँ से भोजन ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ग्रंथि है, कौन सा? अग्नाशय, जो आमाशय के ठीक नीचे में रहता है। ये अग्नाशय ग्रंथि से भी एंजाइम निकलते हैं। ये भोजन को पूर्ण पाचन में सहायक करते हैं। अग्नाशय से, अग्नाशय ग्रंथि से भी एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। दूसरा होता है एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन यहाँ पे
पच गया और जो प्रोटीन नहीं पचा, कुछ प्रोटीन पच गया और बाकी जो नहीं पचा वो यहाँ पर आकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन को क्या करता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज क्या करता है? एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पर अग्नाशय से जो एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम निकला अग्नाशय से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था, अब पेप्टोन को क्या करेगा? यहाँ पर छोटी आंत में पेप्टाइड में बदल देगा और ये फिर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। अब भोजन यहाँ से छोटी आंत के 3 भाग बताते हैं, कौन कौन सा? ये ग्रहणी यानी डेंडुनम और जेजुनम और कौन सा? इलियम। अब ये भोजन आगे आएगा कौन सा वाले? यहाँ पर ग्रहणी वाले भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, जेजुनम वाले भाग में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। इलियम वाले भाग में जो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में यहाँ पर एक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसको दीर्घरोम बोलते हैं या फिर रसांगुल बोलते हैं। ये क्षेत्रफल को बढ़ा देता है और जिससे भोजन का अवशोषण बढ़ जाता है। यहाँ पर भोजन जो आता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुंह से जो भोजन निकला था क्या हो गया? बोलस। आमाशय में आया तो काइम, और यहाँ पर जो आया ये छोटी आंत में आ गया तो क्या बन गया? ये बन गया आपको चाइल। ये चाइल भोजन के बहुत ही तरल होते हैं और इसको कोशिकाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में उंगली टाइप से एक प्रवर्ध निकले रहते हैं, उंगली टाइप से एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम या फिर क्या बोलते हैं? रसांकुल। ये भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा है उसको ये अवशोषित कर लेता है, यानी भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन जल का अवशोषण यहाँ पर नहीं होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? अब भोजन का जो भी भाग सिट्टी और जल बच गया है वो छोटी आंत से कहाँ आता है? बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलते हैं उस जोड़ को बोलते हैं क्या? सीकम बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलता है, जुड़ता है जहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? सीकम। अब सीकम से भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत का एक सीकम के निचले वाले भाग में ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग यानी अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मनुष्य पहले क्या था? जंतु से ही बना है मनुष्य, तो क्या होगा? पहले घास पीट खाता होगा, तो ये जानवर में बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई उपयोग नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अवशेषी। और इस अवशेषी अंग को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ये पूछता है कि मानव में अवशेषी अंग कौन सा है? तो आप कहेंगे अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स को नहीं ज़रूरत है तो क्या किया जाता है? जब इसमें दिक्कत होता है तो इसको काट के हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स है। और एक और है अवशेषी अंग, इसको बोलते हैं नर का स्तन। ये नर का स्तन भी क्या है? अवशेषी अंग, इसका कोई यूज नहीं है। तो अपेंडिक्स और ये नर का स्तन क्या हो गया आपको? अवशेषी अंग हो गया। चलो, भोजन ये यहाँ से क्या होगा? बड़ी आंत में। अब ये बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? ये बड़ी आंत को कोलन कहते हैं, कोलन। इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग यानी ऊपर की ओर जा रहा है तो असेंडिंग, और ये क्षैतिज में जा रहा है तो क्षैतिज कोलन, और ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलन। यानी भोजन बड़ी आंत से क्या होगा? आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए कहाँ पर आएगा? गुदा में, या इसको मलाशय या रेक्टम कहते हैं। अब मलाशय में जब भोजन आएगा तो क्या होगा? बाद में समय पर मल द्वार के द्वारा निकाला जाता है। कभी कभी भोजन क्या होता है कि हमको बहुत ज़ोर से प्रेशर देके, जब हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर देके इसको निकालते हैं
तो इसका जो ये वाला भाग है ये क्या होता है, निकल जाता है। ये वाला भाग अगर प्रेशर डाल के, अगर लेटिंग आप प्रेशर डाल के करते हैं, या आप अगर जब आप बाथरूम करते रहते हैं, लेटिंग करते रहते हैं, ज़ोर से एकदम प्रेशर से करिएगा, तो ये क्या होगा, इसका मांस जो है ये इधर से निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बवासीर कहते हैं। बवासीर कहते हैं, ये प्रेशर से होता है, या आपको अगर खांसी ज़्यादा हो रहा है तभी ये होता है, या आप अगर बहुत ही प्रेशर वाले काम करते हैं तभी क्या होता है, ये बवासीर की शिकायत आते रहता है। ठीक है।